Hello guys, welcome to our channel Study Media platform. So we had discussed some concrete technology questions. So today we will continue that. So let's start. First one is for walls, columns and vertical faces of the members, the formwork removed after 1 to 2 days. In case of the wall, columns, vertical cases, हम क्या करते हैं, फ्रेमवर्क देते हैं. कंक्रीटिंग से पहले फ्रेमवर्क दिया जाता है. तो कंक्रीटिंग करने के बाद, कैस्टिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, 24 से 48 आवर्स के अंदर हम ये फॉर्मवर्क को निकालते हैं. तो वैसे ही अगर स्लैब के केस में देखा जाए तो 3 डेज़ में रिमूव किया जाता है. एंड इन केस ऑफ द बीम इट्स अबाउट 7 days. ओके, देन according to 456 IS 456 1978, the column or stud is the member whose effective length is greater than 3 times lateral dimension. Obviously in case of the, जैसे कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि पेडेस्टल, ठीक है, पेडेस्टल क्या होता है और कॉलम और स्टड. ओके, सो कॉलम और स्टड उसे बोला जाएगा जब इफेक्टिव लेंथ जो है वो 3 times ऑफ द लैटरल डायमेंशन से ग्रेटर होगा. और इन केस ऑफ द पेडेस्टल क्या होगा, जब इफेक्टिव लेंथ जो है वो 3 times ऑफ द लैटरल डायमेंशन से लेसर होगा. ओके, देन शॉर्ट कॉलम, उसके बाद हम कॉलम को डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं. लॉन्ग कॉलम एंड शॉर्ट कॉलम. लॉन्ग कॉलम उसे बोला जाता है जिसका स्लेंडरनेस रेशियो जो है वो ग्रेटर देन 12 होता है. एंड शॉर्ट कॉलम उसे बोला जाता है जब स्लेंडरनेस रेशियो जो है वो लेस देन 12 होता है. ओके, द डायमीटर ऑफ द रेशियो ऑफ द डाया ऑफ द रेनफोर्सिंग बार टू दैट ऑफ द स्लैब थिकनेस. तो इन केस ऑफ द स्लैब का जो IS कोड का प्रोविज़न बोल रखा है कि जो हम स्लैब में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे उसका जो डायामीटर होगा वो उसका और थिकनेस ऑफ द स्लैब का जो रेशियो होना चाहिए वो 1/8 होना चाहिए. ओके, देन IS 456 1978 के तहत मैक्सिमम रेनफोर्समेंट फॉर कॉलम, मैक्सिमम रेनफोर्समेंट ऑफ द कॉलम, सारे स्ट्रक्चर जो हैं उनके लिए मैक्सिमम एंड मिनिमम रेनफोर्समेंट, मैक्सिमम एंड मिनिमम रेनफोर्समेंट का कुछ वैल्यू दे रखा है. जैसे कि इन केस ऑफ द कॉलम, ठीक है, कॉलम के केस में मैक्सिमम रेनफोर्समेंट जो दिया जाता है वो 6% होता है, मिनिमम जो दिया जाता है 0.8% होता है. वैसे ही ये बीम के लिए 4% दिया जाता है मैक्सिमम, वी नो. स्लैब के केस में ये एक्चुअली जो है वो 1978 अकॉर्डिंग टू 1978 के है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू IS 456 1978. तो हम जो फॉलो करते हैं वो होता है IS 456 2000, राइट, वही होता है ना. IS 456 2000 हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये बोल रखा है IS 456 1970. तो मैक्सिमम रेनफोर्समेंट फॉर दी कॉलम वैसे 2000 के अकॉर्डिंग भी 6% ही मैक्सिमम होता है, बीम के लिए 4% ही होता है. और स्लैब के केस में होता क्या है कि जब हम 2 टाइप के स्टील यूज़ कर सकते हैं, एक होता है FE 250 और एक होता है HYSD बार FE 415 एंड FE 500. तो माइल्ड स्टील के लिए जो हम लेते हैं वो मैक्सिमम जो लिया जाता है 0.15, राइट, 0.15% लिया जाता है. और एक फॉर HYSD बार के लिए 0.12% लिया जाता है. ओके, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द एक्सपेंशन जॉइंट्स. तो हम जो एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं वो फ्रीली हमारा जो एक्सपेंशन अच्छे से हो, राइट, फ्रीली एक्सपेंशन के लिए जॉइंट प्रोवाइड किया जाता है. तो एक्सपेंशन जॉइंट जो प्रोवाइड किया जाता है वो कितने मीटर डिस्टेंस में प्रोवाइड किया जाता है, 45 मीटर डिस्टेंस, मतलब कि एक दूसरे के बीच में जो डिस्टेंस रहेंगे वो रहेंगे 45 मीटर, जिसको हम इंटरवल बोलते हैं. मिनिमम थिकनेस ऑफ द लोड बियरिंग RCC वॉल. तो हम RCC वॉल के केस में क्या करते हैं, कुछ मतलब कि थिकनेस जो प्रोवाइड करने के लिए बोल रखा है IS कोड ने, वो बोल रखा है कि 10 सेंटीमीटर होना चाहिए. ओके, इस केस में हम कुछ तो RCC वॉल के केस में हम थिकनेस जो देते हैं वो 10 सेंटीमीटर या फिर 100 mm दिया जाता है. ओके, देन और एक बात, RCC वॉल के केस में कुछ एसेंट्रिसिटी भी दिया जाता है जिसका वैल्यू होता है 5% ऑफ द थिकनेस ऑफ द वॉल. ओके, एसेंट्रिसिटी दिया जाता है जो कि 5% ऑफ द थिकनेस, जितना थिकनेस उसका 5% होगा, ठीक है, मतलब कि 0.05 T.
वन वे स्लैब, टू वे स्लैब जानते हैं। वन वे स्लैब दो टाइप के होते हैं, वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब। ओके, सो वन वे स्लैब किसको बोला जाएगा? जब वन वे स्लैब के केस में क्या होगा, लॉन्ग स्पैन बाय शॉर्ट स्पैन इज ग्रेटर देन 2, तो उसे वन वे स्लैब बोला जाएगा। और जब टू वे स्लैब क्या होगा, बस उल्टा, उसका उल्टा कि लॉन्ग स्पैन बाय शॉर्ट स्पैन जो होगा वो लेस देन 2 होगा। ठीक है। मॉड्यूलर रेशियो, जब हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड को डिज़ाइन करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, तो एक बार हम लोग का एक टर्म आता है जो कि होता है मॉड्यूलर रेशियो, M इज इक्वल टू 280/3 सिग्मा CPC, राइट। देन द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग द रेनफोर्सिंग पावर इज टू रेजिस्ट द बॉन्ड स्ट्रेस। बॉन्ड स्ट्रेस क्या होता है? बॉन्ड मतलब क्या होता है? जब रेनफोर्समेंट को कंक्रीट के बीच में डाला जाएगा तो दोनों के बीच में कुछ बॉन्डिंग होंगे, उस बॉन्डिंग की वजह से कुछ स्ट्रेसेस जनरेट होंगे। स्ट्रेसेस का मतलब यही होता है कि कितना उसका स्ट्रेंथ है। तो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड क्यों किया जाता है? बॉन्डिंग स्ट्रेंथ को रेजिस्ट करने के लिए। ओके, 12 mm इज द मिनिमम डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार। तो एक्चुअली अगर देखा जाए, IS कोड बोल रखा है, IS 456/2000, वो बोल रखा है कि जब हम कॉलम यूज़ करते हैं तो वो कॉलम का जो मिनिमम डायमीटर होगा 12 mm होगा, उससे कम नहीं होना चाहिए। और एक बात कि कॉलम जो होता है वो सर्कुलर मेंबर होता है, स्ट्रक्चर होता है ना सर्कुलर, तो सर्कुलर के केस में 12 mm से कम क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि होता क्या है कि जितने भी हाईली लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं वो सर्कुलर ही बनाए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखा जाए, वाटर टैंक क्या किया जाता है? सर्कुलर बनाया जाता है, क्योंकि वाटर टैंक के ऊपर में बहुत ज़्यादा लोड आते हैं। ओके, तो मैक्सिमम लोड जहाँ पे आएंगे उस स्ट्रक्चर को सर्कुलर ही बनाया जाता है। ठीक है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोड ले सके। और ज़्यादा लोड लेगा तो इसका मतलब ये है कि उसमें जो भी मटेरियल हम यूज़ करेंगे वो ज़्यादा स्ट्रेंथ देने वाला होगा, इसलिए डायमीटर इसका ज़्यादा रखा जाता है। देन और एक बात, लोड कैरिंग कैपेसिटी जो होता है, जो हमारा मतलब कि स्क्वायर कॉलम हो गया, रेक्टेंगल कॉलम हो गया, सर्कुलर कॉलम हो गया, ऐसे बहुत सारे कॉलम होते हैं ना। तो इन केस ऑफ हेलिकल कॉलम, ठीक है, हेलिकल रेनफोर्स्ड कॉलम, हेलिकल मतलब क्या? सर्कुलर। तो उस केस में क्या किया जाता है, लोड कैरिंग कैपेसिटी जो होता है वो 5% इंक्रीज़ किया जाता है एज़ कम्पेयर टू टायर्ड कॉलम। ओके, देन काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल को क्या कब बोलते हैं? जब रिटेनिंग वॉल का हाइट जो है वो 6 मीटर के बियॉन्ड चले जाता है, तो हम इसे बोलते हैं काउंटरफोर्ट टाइप रिटेनिंग वॉल। टी शेप रिटेनिंग वॉल में हमारा, अगर हम ऐसे भी इमेजिन करें कि टी शेप एक रिटेनिंग वॉल है, तो एक टी शेप अगर देखा जाए तो उसमें 3 कैंटिलीवर आते हैं। 2 तो आ जाते हैं हमारे फ्लेंज से, ओके, राइट की तरफ एंड लेफ्ट की तरफ, और एक वेव से आ जाते हैं। ओके, देन मतलब कि होता, इसका मतलब कैंटिलीवर मतलब कि क्या, कि मतलब बीचों बीच जो एक पॉइंट आता है वहाँ पे तीनों, मतलब समझ में आ रहा है ना वो बात? कॉमन सी बात है, जब हम टी एक ड्रॉ करके देखेंगे तो उसमें 3 कैंटिलीवर आएंगे ही आएंगे। वाइल डिज़ाइनिंग द पाइल हैज़ कॉलम, ओके, इसका मतलब ये है कि जब हम पाइल हैज़ कॉलम मतलब कि पाइल कॉलम, ओके, पाइल कॉलम को जब हम डिज़ाइन करते हैं तो जब हम पाइल फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं, सबको ही हम लोग देखे होंगे, पाइल फाउंडेशन दिया जाता है। पाइल फाउंडेशन के केस में जब डिज़ाइन किया जाता है तो एक जो नीचे वाला पार्ट रहता है वो हो जाता है फिक्स, राइट, और ऊपर वाला जो हो जाता है वो हिंज होता है। मतलब कि एक एंड जो होता है अगर देखा जाए तो फिक्स होता है और दूसरा एंड जो होता है वो हिंज होता है। वही बोल रखा है, द डिज़ाइन यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील अकॉर्डिंग टू IS 456 1978। तो यील्ड स्ट्रेस जो होता है स्टील के केस में अकॉर्डिंग टू IS 456 1978, अकॉर्डिंग टू 456 2000 के अकॉर्डिंग भी यही होता है 0.87 FI, जो स्ट्रेस ऑफ द यील्ड स्ट्रेस ऑफ द स्टील होता है। जब हम ड्राइंग करते हैं मतलब ड्राइंग करते हैं उसमें तो रिप्रेजेंट किया जाता है, बाकी यील्ड स्ट्रेस जो होता है वो होता है 0.87 FI। उसके बाद वैसे ही कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इन द कंक्रीट मैक्सिमम जो लिया जाता है वो होता है 0.446 फिक्स FC के। ओके, देन पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो लिया जाता है स्टील के केस में हम 1.15 लेते हैं और कंक्रीट के केस में 1.5 लेते हैं। इसका रीज़न क्या है? कंक्रीट के केस में हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा लेके चलते हैं और स्टील के केस में हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम लेके चलते हैं, क्योंकि क्वालिटी जो होता है कंक्रीट का वो एक्चुअली एज़ कम्पेयर टू स्टील क्या होता है, कम होता है, जिसके वजह से हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी थोड़ा ज़्यादा लेके चलना पड़ता है कंक्रीट के केस में। ओके, देन 0.0035 इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट। ओके, देन बट स्टील के केस में क्या आ जाता है 0.2%, मतलब कि 0.002 प्लस स्ट्रेन का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस 0.87 FI डिवाइडेड बाई ES। ओके, यही होता है ना।
स्टील का स्ट्रेन, ओके। कंक्रीट का तो 0.003। क्रीप स्ट्रेन्स आर कॉज टू द डेड लोड। एक्चुअली देखा जाए तो क्रीप स्ट्रेन जो होता है, क्रीप क्या होता है, मतलब कि एज टाइम इज़ पास्ट, मतलब एज जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, ओके, एज द टाइम इज़ इंक्रीज, क्रीप जो स्ट्रेन है वो इंक्रीज़ होता जाता है। होता क्या है कि एक स्ट्रक्चर के ऊपर में अकॉर्डिंग मतलब कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है उसके खुद के भी लोड आ जाते हैं और उसके लाइव लोड भी आते हैं, लेकिन मेनली जो देखा जाए तो डेड लोड की वजह से ही क्रीप स्ट्रेन आते हैं, ठीक है। देन क्रीप, जैसे द इफेक्ट ऑफ द क्रीप ऑन मॉडल रेशियो इज़ टू इंक्रीज इट, ओके। क्रीप का जो इफेक्ट जो मॉडल रेशियो पे होता है वो तो इंक्रीज इट होता है, ओके। और एक टर्म आता है क्रीप कोफिशिएंट। तो क्रीप कोफिशिएंट जो होता है वो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है क्रीप कोफिशिएंट रिड्यूस होता जाता है। जैसे कि फॉर 7 डेज़ जैसे कि 2.2 होता है, ओके, और 28 डेज़ के लिए 1.6 होता है, और 1 ईयर के लिए वो 1.1 हो जाता है, ठीक है। 2.2, 1.6 एंड 1.1, 7 डेज़, 14 डेज़ एंड 28 डेज़, ओके। तो क्रीप कोफिशिएंट का बात ऐसे है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ होता रहता है क्रीप कोफिशिएंट जो होता है वो रिड्यूस होता जाता है। देन एक कर्व्ड बीम भी होता है जिससे हम शेयर, बेंडिंग मोमेंट, शेयर एंड टॉर्शन तीनों को रेजिस्ट करने के लिए हम डिज़ाइन करते हैं कर्व्ड बीम, ओके। सो आज के लिए इतना ही। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा लगे तो, अगर नहीं लगे अच्छा तो प्लीज़ डिसलाइक करें, और प्लीज़ ये भी मेंशन करें कि डिसलाइक क्यों कर रहे हैं, ओके, ताकि हम इम्प्रूव कर सकें, ओके। सो प्लीज़ शेयर आवर वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।